नमस्कार दोस्तों मित्रों। आज रविवार 25 अक्टूबर 2020 और मैं हूं आपका अपना अजय भट्टाचार्य। समावर्तन का 33वां अंक, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 33वां अंक आपके बीच लेकर के आया हूं। वैसे तो आज नवमी कहते हैं कि आज नवमी है, लेकिन दशहरा भी आज मनाया जा रहा है क्योंकि कभी कभी ओवरलैप होता है इन दिनों का। और मुझे याद आ रहा है जब हम लोग माँ का विसर्जन करने जाते हैं दशमी के दिन, हर्षोल्लास के साथ में नाचते गाते सारे बच्चे, सब मिस कर रहा हूं आज बुरी तरह से। उम्मीद करता हूं कि ये दिन फिर कभी जिंदगी में ऐसा न आए जब दुर्गोत्सव के समय पर हमें घर पे बैठे रहना पड़े। माँ आपसे ये प्रार्थना है, आपसे ये नम्र विनंती है, हमें क्षमा करें और अच्छे दिन हमारे लिए वापस ले आए। आज का जो हमारा ये एपिसोड है, इसमें हम राजेंद्र गुप्त जी की जो राजेंद्र कविता श्रृंखला है उसमें उनकी कविता पाठ सुनेंगे, कविता वर्मा जी की कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं राजेंद्र गुप्त जी के साथ। राजेंद्र भाई आइए, आपसे विनम्र विनती है कि अपना कविता पाठ, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, वो हमें सुनाइए। राजेंद्र गुप्त जी। मैं नहीं जानता ये किसने किया, लेकिन मुझको जो दिया गया वो तुम ही कहो भाषा है या बालों की सूखी हुई पपड़ियां जो हाथ लगाते ही भुरभुरा जाती हैं और हथेली में देर तक करकरास बनी रहती है। मेरी सारी पीड़ा को चूस कर भी शब्द कहीं से गीले नहीं होते कि थोड़ी देर के लिए ही सही एक घरौंदा ही बना लो। रेत के इस विशाल मैदान में जहां मेरा हर रचाव ढह जाता है, कुछ सचमुच सरजूंगा भी या बस ऐसे ही पांव पर सूखी रेत जमा कर बस थपथपाते जाना है। दोस्तों, कविता वर्मा जी की कहानी सुने उसके पहले एक बात जो जहन में आ रही है, जो मैंने अपनी बहन कृष्णा से सुनी, वो इन दिनों कलकत्ता में है। क्योंकि दुर्गा पूजा का कलकत्ता में इतना जबरदस्त आयोजन होता है, जो कलाकृतियां, जिस तरह से मंडप सजाए जाते हैं, वो अभूतपूर्व होते हैं। मुझे याद है एक वर्ष में काफी सालों पहले मैं कलकत्ता गया था पूजा के दिनों में, तो पूरी रात हम लोग एक मंडप से दूसरा मंडप, सिर्फ मंडप की जो रचना थी, मंडप का जो बनावट था, उसका जो श्रृंगार था, वो देखने जाते थे। रात को बाहर खाते थे और सुबह भोर सवेरे वापस आते थे, सारा दिन सोते थे और रात को फिर निकल करके मंडप देखा करते थे। वो सब दिन इस साल नहीं है, इस बात का दुख है। हम ही चाहेंगे दोस्तों कि वो पुराने दिन हमारे फिर वापस आ जाए, और इसके लिए हम सब मिलकर के मां से फिर से प्रार्थना करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। मैं कविता वर्मा जी से विनती करता हूं कि वो आए और अपनी कविता, अपनी कहानी हमें सुनाए। कविता वर्मा जी। दोस्तों, मैं इंदौर से कविता वर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी कहानी विदा। बस्ती सन्नाटे में डूब चुकी थी। दिन भर की चहल पहल के बाद घर के बाहरी बरामदे सूने पड़े थे, दरवाजे बंद हो चुके थे और उनकी झिरी से दिखती रोशनी जता रही थी कि बस्ती अभी जाग रही है।
लोग खा पीकर बिस्तर में जाने की तैयारी में थे। पुरवैया होली की लपटों की तपिश में अपना रुख पलट चुकी थी। टेसू विदा होने की ओर और गुलमोहर फूट पड़ने की तैयारी में थे। अधिकांश खलिहान बोरियों में समेटे जाकर कोठे में पड़े थे, तो कुछ अभी भी ठंडी हवा में सिहर रहे थे। महुए की गमक यदाकदा हवा की लहरों पर सवार होने लगी थी। ढम ढमाढम ढम सन्नाटे को चीरती नरुआ ढोल की आवाज ने ऊँघती बस्ती की नीरवता को भंग किया। बंद दरवाजों के भीतर लोग चौंक पड़े। कुछ असमंजस में थे तो कुछ जान चुके थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ भूल चुके थे और कुछ भूलने का बहाना किए थे कि आज दाखा के बायने का न्योता है। कुछ न्योता पाते ही नकार चुके थे तो कुछ इस इंतजार में थे कि कोई जाता दिखेगा तो हम भी खड़े खड़े शामिल हो जाएंगे। दिन ढले नरुआ ढोली को बस्ती में आते भी कईयों ने देखा था। ढोल बजने का इंतजार भी किया था और जब देर तक आवाज नहीं आई तो उसे भूल भी चुके थे। ढोल की आवाज के साथ हल्के सुर में गाने की आवाज ने लोगों का कौतूहल बढ़ा दिया। कुछ किवाड़ खुले, किसी ने खिड़की पर रखी तेल पाउडर की शीशियां हटाकर थोड़ा सा पल्ला खोला और उसमें से झांका। कुछ तो आवाज की दिशा में देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने पीछे के आंगन से पड़ोस की काकी बुआ ताई को आवाज देकर पूछा कि क्या हो रहा है, कौन वहां गया है, जानना चाहा। सभी की उत्सुकता का द्वार पूरा खुला था, लेकिन घर का मुख्य द्वार बंद था। अटारी पर चढ़कर देख लेने वाले पूरी मुस्तैदी से दूसरों को खबर देने की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्होंने देखा था नरुआ ढोली पूरी तन्मयता से ढोल बजा रहा था और दाखा सीधे पल्ले की पीली साड़ी, हाथ भर चूड़ियां, कंगन, हार पहने, बालों में गजरा और गले में फूलों की माला पहने बन्नी गाते हुए घर के सामने आंगन में नाच रही थी। दाखा की बूढ़ी माई दरवाजे पर बैठी दाखा के हाँफने से टूटी हुई तान को अपने बूढ़े का स्वर का सहारा देकर संभाल रही थी। भरे पूरे शरीर और ऊंची कद काठी की दाखा ने जीवन के 35 बसंत अकेले ही पार कर लिए थे। माता पिता की इकलौती संतान दाखा के सिर से पिता का साया 18वें बसंत में ही उठ गया था और उनकी चिता के साथ ही उसकी जिंदगी के अरमान भी भस्म हो गए थे। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर चचेरे भाइयों की नियत लगी थी। यह बात दाखा का बाप जीते जी भाग गया था और पत्नी और बेटी को आगाह भी कर गया था। काका की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और खानदान के वारिस होने के अधिकार से चचेरे भाइयों ने खेत में अपनी झोपड़ी बांध ली। उनके अनुसार लड़की का कोई हक नहीं था। पिता की लाडली दाखा अपने शोक को परे रखकर कमर में फेंटा कसे खुद से भी हाथ ऊंचा लठ लेकर पहुंच गई थी खेत पर और रणचंडी बनी सब पर टूट पड़ी थी। जो सामने आया उसका सिर फोड़ा, झोपड़ा तहस नहस किया और अपनी चोटों को लेकर पहुंच गई थाने। बाप की मौत का दुख वहां जाकर बुक्का फाड़कर फूटा। पुलिस की गाड़ी में बैठकर जब दाखा घर आई तो रिश्तेदार एक एक कर खिसक गए। काका ताऊ ने रोते हुए अपने जख्म दिखाए तो दरोगा ने दाखा की तरफ आंख तरेरी। दाखा ने अपनी बेगुनाही के लिए कोई गुहार नहीं लगाई, बल्कि दर्द और दुख से जूझते हुए डटकर खड़ी हो गई और ऐलान कर दिया कि अपने जीते जी बापू की जमीन किसी और को नहीं जोतने दूंगी। लड़का नहीं है तो क्या, जमीन मेरे बाप की है और अब मेरी। दरोगा भला आदमी था। दाखा की कम उम्र की नासमझी देख बस्ती के 2-4 बुजुर्गों के साथ बैठकर उसने मामले को रफा दफा किया। दाखा की माँ को रिपोर्ट करने की ऊंच नीच समझाई तो काका ताऊ को नए नियम कानून बताए। दाखा को मनाने में खासी परेशानी भी हुई। वह भरी बैठी थी। बापू के गम के साथ अपनों के धोखे ने उसे आहत किया था। सब दुश्मन नजर आ रहे थे। ऐसे में किसी की बात मानना
खुद को कमजोर करना महसूस हो रहा था। माई के आंसू और बड़े बुजुर्गों के दखल के बाद किसी तरह वह मानी। बापू के कार्य में उसने किसी भाई को पगड़ी नहीं पहनाने दी। सबके सामने घोषणा कर दी, बापू की वारिस वह, उनकी जिम्मेदारी उसकी, तो पगड़ी भी वही पहनेगी। यह उसका डर तो नहीं था, हाँ, माई और खुद के प्रति खुद की जिम्मेदारी का एहसास था, जिसे वह सबको बता देना चाहती थी। खूब थू-थू हुई। काका ताऊ बिना खाए चले गए। बातें बनी और खूब चली। दाखा ने पगड़ी पहनी और खेत, खलिहान और माई की जिम्मेदारी भी खूब उठाई। रिश्तेदारों का विरोध और तेवर कुछ सालों में ठंडे हो गए। उस शाम दाखा खेत से लौटी तो घर के बाहर 2 जोड़ी बड़ी बड़ी चप्पलें देखकर ठिठक गई। उनके घर तो कभी कोई आता जाता नहीं था। माई कई बार खुद के अकेले होने का दुखड़ा उसके सामने रो चुकी थी। बुरा तो उसे भी लगता था, लेकिन किसी से बातचीत करने की मिन्नत तो नहीं की जा सकती। चप्पलें देख जाने क्यों उसका मन आशंकित हो गया। ताऊ अपने बड़े बेटे के साथ खटिया पर बैठे थे। माई उनके सामने जमीन पर घूंघट निकाले बैठी हाँ हूं कर रही थी। जवान बेटी का टेम बेटेम खेत पर जाना, आदमियों की तरह हल बखर करना, खानदान का नाम, कलंक, ऊंच नीच, सभी वे माई को समझा चुके थे। दाखा प्रणाम करके अंदर चली गई। हाथ पांव धोकर चाय बना लाई। रिश्ता लाए थे ताऊ। साले का विधुर बेटा, 3 बच्चों का बाप। दाखा का खून खौल गया। ताऊ को बाहर छोड़ते हुए दाखा ने दृढ़ स्वर में कहा, ताऊ जी, बिसनवा के लिए कोई दूसरी लड़की देख लेना, अभी मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। ताऊ फड़फड़ाते चले गए। काका को भनक लगी तो अगले महीने वो अपनी साली के बेटे का रिश्ता ले आए। ताऊ काका में इस बात को लेकर कहा सुनी हुई तो दोनों लड़कों के गुण दोष उजागर हो गए। सावन की भीगी रातों में दाखा अकेली जलती रही। बसंत की हिल्लोरें उसके मन में भी उठती गिरती रहीं। नदी के पानी में पैर छपकते, कहीं दूर क्षितिज को देखते, किसी का इंतजार बना रहा। लहराती फसल सी आस निराश बहती रही। ताऊ काका की नीयत उजागर होने से गांव बस्ती के लोगों को भी रास्ता मिल गया। माई के पास बस्ती वालों की आवाजाही बढ़ गई। माई को जमाने की ऊंच नीच खुद की जिम्मेदारियां समझाई जाती। दाखा की सख्त ताकीद थी, उसे बताए बिना किसी से कुछ नहीं कहना। अब दाखा पहले की तरह तूफान नहीं उठाती थी। बस्ती वालों से हंस बोलकर माई का समय कट जाता था। अकेले और पराये हो जाने का दुख धीरे धीरे कम हो चला था। कभी कभी माई भी उसे ऊंच नीच समझाती, पर दाखा का एक ही जवाब होता, जो मुझसे शादी करना चाहेगा, जमीन से नहीं। कल को जमीन खुद के नाम करवा कर तुझे और मुझे घर से बाहर कर दे तो? माई, ये सब मतलब के रिश्ते हैं। जमीन के हिस्से के बदले सौदा है। शादी उससे करूंगी जो तेरी जिम्मेदारी भी उठाए। तुझे बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। माई क्या कहती? उम्र के साथ अकेले पड़ने की आशंका उसे भी खाए जा रही थी। दाखा के सूने जीवन में कई बार बसंत ने दस्तक दी। वो उसका तन मन पलाश सा दहका, उमंगे गुलमोहर की कली सी चटकी, लेकिन वह प्रेम के आगोश में भी चकित हिरणी सी ही रही। अपनों के धोखे से ने उसे चौकन्ना रहना सिखा दिया था। बातों बातों में मन की था लेना उसने सीख लिया था। प्रेम के परे की मंशा समझकर क्रोध और दुख की आंधियां उस पर छा जाती और कच्ची अंबियों से उसके अरमान बिखर जाते। कई दिनों तक ठूठ मन में लिए वह घंटों खेत पर बैठी रहती और फिर माई को याद कर वापस लौटती। जिसकी वह हो जाती, जमीन तो उसे ही मिलती, लेकिन उसने अपनी चाहना को जिद बना लिया था कि पहले उसे अपनाया जाए। रिश्तेदार, गांव बस्ती वाले साजिश कर जिससे उसका परिचय करवाते, वह प्रेम की सुवास के नीचे लालच की गंध में लिपटा रहता
जो जल्दी ही उजागर हो जाती। उस दिन सावन की रिमझिम में वह ककड़ी खाते खेत से घर लौट रही थी, जब गांव के छोर पर 2 कमरे के उस मकान से जलने की बदबू, खांसने और बच्चे के रोने की आवाज आई, जिससे उसके कदम ठिठक गए। खिड़की से झांक कर देखा, 35-40 वर्ष का एक आदमी गीली लकड़ियों के धुंधाते चूल्हे पर खांसते, आंखें मलते झुका हुआ था। पास ही 5-6 साल का बच्चा आंख नाक मसलते हुए चीख रहा था और खाट पर एक बुढ़िया मुंह लपेटे लस्त पस्त पड़ी थी। दाखा की हंसी छूट गई, जो उस आदमी द्वारा देखे जाने पर करुणा में बदल गई। गांव के स्कूल में आया वह मास्टर बूढ़ी माँ और बच्चे के साथ जीवन की जद्दोजहद में लगा था। उसके सावन, शरद, बसंत बीवी के साथ ही चले गए थे, जो उसके सीधेपन से आज ही जाकर भाग गई थी। पहले तो दाखा ने सोचा मुझे क्या, लेकिन कुछ तो था उन निरीह आंखों में जिसने उसके कदमों ही नहीं मन को भी बांध लिया था। चुन चुनकर सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलाते उसने उन आंखों की कृतज्ञता देखी तो रीझ गई। उस घर से आती भात की सौंधी खुशबू जब गांव तक पहुंची तो सबके कलेजे पर सांप लौट गए। जात पात के नाग ने सिर उठाया, लेकिन फुफकार न सका। दाखा की दबंग गई और इतने सालों की असफलता ने जल्दी ही सबको समझा दिया कि इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। मास्टर दाखा के मन की कोमलता पर रीझ गया तो दाखा उसके सीधेपन पर। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं थी। देखभाल करते दाखा के भीतर की औरत और माँ को संतुष्टि मिलती थी, जो प्रेमिका होने से कहीं ज्यादा बड़ी तसल्ली थी। मास्टर अपनी नौकरी में खुश था। उसे दाखा के खेत घर से कोई मतलब नहीं था। उसे तो खेती की कोई समझ ही नहीं थी। दाखा की माँ को वह सम्मान देता, उनके पास बैठकर बातें करता। उसका बेटा उनकी गोद में बैठता तो माई का दिल भर आता। दाखा अभी भी असमंजस में थी। माई को छोड़कर जाने का ख्याल उसे कमजोर करता। इतने साल अकेलेपन से लड़ी खुद की लड़ाई को यूं हार जाना बेमानी लगता। माई ने उसे समझाया। उनके बाद दाखा के अकेले होने की दुहाई दी। मास्टर ने फैसला दाखा पर छोड़ दिया। खेत की कमाई जीवन भर दाखा की रहेगी। वह अपनी मास्टरी से उसे 2 रोटी खिला सकता है, वह बता चुका था। दाखा का मन इस साथ को छोड़ने का नहीं था। आशंकाओं के फन दिनों दिन बैठते जा रहे थे। अंततः उसने फैसला कर लिया। खुद ही पंडित से मुहूर्त निकलवाया, खुद ही दोनों घरों में लिपाई छपाई की। न्योता तो पूरी बिरादरी और बस्ती को गया था, लेकिन कुछ भलाई बुराई और कुछ नाराजगी के डर से कोई नहीं आया। 5 बायने नरवा ढोली के ढोल पर दाखा खूब नाची। मास्टर बेटे का हाथ पकड़कर अकेले ही आया। माई ने द्वारचार किया। आधी रात तक पंडित के मंत्रोच्चार गूंजते रहे। फेरे हुए। बंद किवाड़ों के पीछे लोग कसमसाते रहे। कुंडी खोलते लगाते रहे। बस्ती में खेलती दाखा हर घर में काकी, बुआ, ताई कहकर लड़ियाती दाखा, किसी की भी जरूरत पर दौड़ती दाखा, पिता की लाडली पगड़ी पहनती दाखा, खेत जोतती, फसल काटती, जमाने से अकेले जूझती दाखा आज हर आंख, हर दिल में झूल रही थी। वही दाखा आज अकेले फेरे ले रही है। सुबह 4 बजे माई और दाखा के समवेत रुदन ने बस्ती की तंद्रा को तोड़ा। कई आंखें बह निकली और कई झपक कर तकियों में जज्ब हो गईं। चावल पछाड़ती दाखा के पीछे आंचल पसारे खड़ी माई के कंधे पर किसी की हथेली का सहारा मिला। दुख, क्रोध, भलाई बुराई को छोड़ एक एक कर औरतें बाहर निकलती गईं। विदा होती दाखा से एक एक कर बस्ती की औरतें गले मिली। किसी ने उसके हाथ पर रुपए रखे, किसी ने उसके पैर पड़े। विदा के इस दुख की पीड़ा सभी ने झेली थी, जो जात पात स्वार्थ से
कहीं ज़्यादा गहरी थी। तो ये थी मेरी कहानी विदा। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। मैं कविता वर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज यकायक मुझे मेरी एक यात्रा जो वैष्णो देवी की थी वो याद आ गई। हम कुछ मित्र वैष्णो देवी गए थे माता जी के दर्शन के लिए, और उस समय जो फिल्म स्टार हैं अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल वैसे डिस्टेंटली हमारी सिस्टर लगती हैं, बहन लगती हैं। तो हम लोग एक साथ चल के गए थे ऊपर, और पूजा करने के बाद संयोगवश हम लोग एक ही फ्लाइट में वापस आए थे, जम्मू से लेकर के बम्बई तक। यकायक याद आ गया तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था वो भी। कहते हैं कि माता जी का बुलावा आता है तभी जा सकते हैं आप। मैं भाग्यशाली रहा कि मैं 2 बार माता जी के दर्शन कर सका। आज का हमारा ये 33वां एपिसोड पूरा करूं उसके पहले मेरे दर्शकों से, मेरे दोस्तों से, मेरे मित्रों से जो हमारा ये समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन देख रहे हैं, उनसे विनती करूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाएंगे। और आप कमेंट्स और सजेशंस जो लोग देते आए हैं वो लोग प्लीज़ उसको बंद ना करें, हमें ज़रूर लिखें। आप साथ साथ अपनी कुछ कविताएं, अपने कुछ लेख भी हमको ज़रूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें मौका दें। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पूरा करता हूं। जल्दी ही अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।